पिछले दिनों डीएनए बिल एक बार फिर से चर्चा में रहा। विज्ञान एवं तकनीक पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 का दुरुपयोग किया जा सकता है। आखिर क्या है ये डीएनए बिल और क्यों इसके दुरुपयोग होने की बात हो रही है, जानेंगे आज के ध्येय पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। संसदीय समिति ने नए डीएनए बिल के तहत प्रस्तावित डीएनए प्रोफाइलिंग के राष्ट्रीय डेटा बैंक के साथ जोखिम जुड़े होने की बात कही है। समिति ने कहा कि इसमें संभवतः सभी को शामिल किया जाएगा जो क्राइम सीन पर पहले या बाद में गए होंगे। अगर वो क्राइम सीन से जुड़े भी नहीं होंगे तो भी वो जांच का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद बिना इन लोगों की जानकारी के इनका डीएनए क्राइम सीन इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको याद होगा, अगस्त 2018 में डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन वो लैप्स हो गया था। फिर जुलाई 8, 2019 को फिर से विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और 17 अक्टूबर 2019 को वो विधेयक संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। आपको बताते हैं कि आखिर इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। देखिए, डीएनए आप जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है और प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, यानी किसी से मिलता जुलता नहीं हो सकता और उसके भिन्न क्रम होते हैं जिसके आधार पर लोगों की पहचान करके आप ये चिन्हित कर सकते हैं कि ये फलां व्यक्ति है। इसी तरह डीएनए की प्रोफाइलिंग होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति या उससे जुड़े हुए टिश्यूज के सैंपल से एक विशेष डीएनए पैटर्न लिया जाता है, यानी उसका प्रोफाइल बनाया जाता है। उस डीएनए पैटर्न को डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। इस विधेयक का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो न्याय प्रणाली को सहायता और मजबूती देना है, जिसके लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसी विधेयक में डीएनए डेटा बैंक बनाने की बात कही गई है। कहा गया कि राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक तैयार होगा और हर राज्य में क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक खोला जाएगा। हर डेटा बैंक में क्राइम सीन इंडेक्स, संदिग्ध व्यक्तियों यानी सस्पेक्ट और विचाराधीन कैदियों के इंडेक्स, अपराधियों के इंडेक्स, लापता व्यक्तियों के इंडेक्स और अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स होंगे और इन सब के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड भी बनेगा। डीएनए बिल में डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी किया गया, जो कि डीएनए डेटा बैंक और डीएनए लेबोरेटरीज को सुपरवाइज करेगा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा यानी सचिव जो होंगे, वो इस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे और डीएनए प्रोफाइल की एंट्री, उसे रखने या हटाने के मानदंडों पर फैसला यही रेगुलेटरी बोर्ड करेगा। अब ये डीएनए का कलेक्शन कैसे होगा? देखिए, नया डीएनए बिल जो है उसके मुताबिक डीएनए प्रोफाइल तैयार करते समय जांच अधिकारी किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थ को इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में इनको इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को उस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी। 7 साल के ऐसे कैदी जिनको सजा मिली है, उनकी सहमति डीएनए कलेक्शन के लिए लेनी होगी, लेकिन उससे ऊपर की उम्र वाले कैदियों यानी सजा याफ्ता कैदियों की सहमति लेनी आवश्यक नहीं है। हालांकि इसी बिल में डीएनए सूचना का खुलासा करना, अनुमति के बिना डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करना सजा का प्रावधान बनेगा। डीएनए सूचना पर खुलासा करने पर 3 साल तक की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसी बिल पर संसदीय समिति ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। समिति का कहना है कि संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। मसलन जब आप डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, किसी व्यक्ति की उसमें अत्यंत संवेदनशील जानकारी होती है, जैसे उसकी वंशावली क्या है, उसका रंग कैसा है, व्यवहार, बीमारी, क्या बीमारियों के प्रति वो संवेदनशील है या फिर नहीं। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो संवेदनशील होती हैं, तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसी प्रकार अनधिकृत रूप से प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग व्यक्ति और उनके परिवार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में भी किया जा सकता है। इसी तरह से प्राप्त जानकारी का उपयोग किसी विशेष जाति समुदाय को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि आमतौर पर होता भी है कि यदि ये इस समुदाय का है तो ऐसा ही होगा या इस जाति का है तो ऐसा ही होगा। यदि डीएनए के साथ इसको आप जोड़ कर देखेंगे तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है।
इसी तरह से व्यक्ति की सहमति का उल्लंघन भी हो सकता है, क्योंकि इस मामले में मजिस्ट्रेट को काफ़ी शक्तियां दी गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे मजिस्ट्रेट कब कब व्यक्ति की सहमति को ओवरराइड कर सकता है, इस संबंध में विधेयक में कोई आधार या कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके अलावा निजता का उल्लंघन भी इससे जुड़ा हुआ मसला है। अब सवाल है कि आखिर हमें इस डीएनए बिल की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे लापता हो जाते हैं। ऐसे में यह विधेयक लापता बच्चों की पहचान करने में मदद करेगा, अज्ञात लोगों की पहचान करने में मदद करेगा, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की पहचान करने में इससे मदद मिल सकती है। आप जानते हैं, भारत में डीएनए परीक्षण बेहद सीमित पैमाने पर होता है और ये हमारी आवश्यकता का केवल 2 या 3% ही है। ऐसे में इसे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसका प्रयोग सिविल केसेस सुलझाने में भी किया जा सकता है। यानी कुल मिला के देखें तो कम से कम 3-4 फायदे तो इस बिल के नज़र आते ही हैं। जैसे आप आदतन अपराधियों को पकड़ सकते हैं, आपदा के शिकार या लापता लोगों के रिश्तेदारों की डीएनए प्रोफाइलिंग करके उनका मिलान करके उनकी पहचान कर सकते हैं। अपराध की जगह से सैंपल लेकर आप उसकी प्रोफाइल का मिलान किसी ऐसे संदिग्ध से कर सकते हैं जो अपराध के सालों बाद पकड़ा गया हो या ना पकड़ा गया हो। इस तरह से जिन देशों में डीएनए प्रोफाइल कानून लागू है वहाँ ये सभी फायदे दिखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि फिर आम आदमी की निजी जानकारी यानी उसकी निजता का क्या होगा? ख़ास तौर से ये आनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करना या जमा करना ऐसी बातें हैं जिन्हें निजता में दखल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था, या साल 2004 में जब सुनामी जैसी आपदा में पीड़ितों की पहचान करने की बात उठी थी, तो डीएनए तकनीक का ही इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में इस डीएनए बिल को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, तो कुछ इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं। अब देखना है कि ये बिल कितनी जल्दी पास हो पाता है और जो चिंताएं हैं वो दूर हो पाती हैं या फिर नहीं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, डीएनए स्ट्रक्चर की सबसे पहले पहचान किसने की थी? सवाल दोहरा रहा हूं, डीएनए की संरचना की सबसे पहले पहचान किसने की थी? उन व्यक्तियों के नाम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सवाल बेहद आसान है, वन लाइनर है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है और मुझे पता है आपको इसका उत्तर पता होगा। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उपलब्ध हैं। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।